will now study about the न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा की थी और मोमेंटम के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो हमने कहा था कि जब मोमेंटम को आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो उसी समझ से ही आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अपने आप समझ आ जाएगा, राइट। अब आप सबसे पहले मोमेंटम वाला वीडियो अच्छे तरीके से देखें और समझें और उसके बाद फिर इसको आप समझने की कोशिश करें। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन में कहा गया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी है। रेट ऑफ चेंज को हम लिखते कैसे हैं? मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज लिखना है आपने तो उसको आप लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी। पहले आप इसका मतलब समझें। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ, उसका मैथमेटिक्स हुआ ये डी पी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी के साथ आप जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिख देते हैं उसका मतलब होता है कि समय के साथ वो चीज़, वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितनी तेज़ी से बदल रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और अप्लाइड फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब आप इनको मोड़ के लिख दीजिए। देखिए उन्होंने कहा कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction of the force। change जो इसमें आता है, change takes place in the direction of force, राइट। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको हमने समझने की कोशिश करनी है और इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, आगे हम इसके बारे में क्या क्या बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई मास है। किसी भी बॉडी को हम चेयर हो, टेबल हो, बुक हो, उसको हम जनरली एक मास कह देते हैं या एक ऑब्जेक्ट कह देते हैं, एक बॉडी कह देते हैं। तो आपके पास एक मास है जो इनिशियली ए पॉइंट पर है और जब आपने उसको देखना शुरू किया तो उसकी अपनी कोई वेलोसिटी वी थी, मीन्स वो मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में। थोड़े टाइम के बाद, और वो टाइम कितना है उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं, यही मास जो है वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ओके, द सेम मास, this is mass, some mass m, right, and this is same mass m. This mass reached to point B after some time and this time is delta t। किसी डेल्टा टी टाइम में वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुँच जाता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल चुकी होती है। उसकी वेलोसिटी जो है वो हो चुकी होती है v प्लस डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब v से कुछ ज़्यादा, आपने प्लस साइन लगाया है। इसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करें कि ये वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी है एंड दिस वेलोसिटीज बोथ आर डिफरेंट, ये कुछ ज़्यादा हो गई है। अब आपको पता है कि जब वेलोसिटी बदलती है तो वहाँ एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बदलने से पैदा होता है। अब देखिए वाला इस पॉइंट के ऊपर यहाँ इसका मोमेंटम कितना है। इस पॉइंट पर मोमेंटम यदि हम इसका निकालें तो वो आएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इसको मैं P1 मान लेता हूँ। ओके, इस पॉइंट के ऊपर उसका मोमेंटम कितना होगा, मास वो ही और वेलोसिटी अब v प्लस डेल्टा वी। ओके, यदि आप चाहते हो कि आप पता करें कि मोमेंटम कितना चेंज हो गया तो मोमेंटम को हम लिखेंगे, चेंज को हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी और ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। ओके, और माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम को आप लिख दीजिए m, ब्रैकेट भी खोल दीजिए साथ में, m b वेक्टर प्लस m डेल्टा b वेक्टर में से आप p1 का वैल्यू को घटा दीजिए, ये आ जाएगा m b वेक्टर। इसके साथ इसको काट दीजिए, आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो आ गया m टाइम डेल्टा b, इतना आ गया। ओके, आप दोनों साइड इसको डेल्टा t से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए डेल्टा t से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया और डेल्टा t से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t है ये फोर्स के बराबर होता है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, राइट। अब आप ऐसा करिए कि यदि डेल्टा टी टाइम में एक बॉडी के वेलोसिटी
v से v प्लस डेल्टा v हो जाती है, तो फोर्स जो जनरेट होता है वो इतना होता है m टाइम डेल्टा v, जितनी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और ये टाइम स्पैन, ये भी t2 माइनस t1 है। ओके, हम कुछ कल्पना करते हैं। हम कल्पना ऐसी करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि ये जो समय है ये बहुत थोड़ा है। फॉर एग्जांपल इफ़ हम ऐसा लिखें कि इफ़ लिमिट ऑफ जो समय है आपका ऑब्जर्वेशन का, उसको आप बहुत कम कर देते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। यदि समय बहुत कम हो जाता है, मीन्स पहली ऑब्जर्वेशन के साथ ही आप दूसरी ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आप ऐसा लिख दीजिए, ये देखिए एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी अपना एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, इज इक्वल टू को कांस्टेंट लगा दीजिए के। ये के वो वैल्यू होती है कांस्टेंट की वैल्यू जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के बाद यहाँ लगाते हैं। ये वो वैल्यू होती है जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाती है। अब हम इसको लिख देते हैं मास कांस्टेंट है, और लिमिट हम इधर ले लेते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। ओके, सो दिस इज नाउ फोर्स दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी के एम, एंड दिस पार्ट आपको पता है इस पार्ट का नाम क्या है, इसको आप लिख देंगे यहाँ, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ डी वी अपॉन डी टी। सो दिस डी वी अपॉन डी टी इज एक्सेलरेशन। वी नो दैट acceleration is dB upon dt. Okay, acceleration is dB upon dt. So this is now F vector is equal to k time m and a vector, right? So here you can take k1, which makes left hand side and right hand side equal. So you are left with the F vector is equal to m time a vector. This is the way how you can measure the force. So you came to know the concept of force that is given by Newton's first law of motion, and the measurement of the force is given by Newton's second law of motion. First law of motion से हमें कुछ पता चला था कि फोर्स नाम की कोई चीज़ होती है जो बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हेल्प करती है, और concept of the force is you came to know about the concept of force from the Newton's first law of motion, and the measurement of the force could be done with the help of Newton's second law of motion. So now the question is, this is a new physical quantity, force, for you now. Now it is very important to know about the units and dimensional formula of this quantity. So units of force, इसके जो यूनिट्स होंगे, तो जो फोर्स को आप एसआई यूनिट्स में न्यूटन में मापते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 न्यूटन। फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, जब मास 1 किलो का जो मास है वो 1 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाती है। इसको आप समझें, एक बार फिर समझने की कोशिश करें। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मास है, मैं फिर इसी मास को ले लेता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो मास है, आपने 1 न्यूटन को कैसे समझना है, ये मास है 1 किलो, राइट, ये ए पॉइंट पर है। यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है, ये है इसकी जो वेलोसिटी है वो है कोई 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड का मतलब यदि ये ब्लॉक 1 सेकंड के लिए चले तो 4 मीटर दूर चला जाएगा। अब 1 सेकंड के बीच में for a time interval of 1 second, for t is equal to 1 second, मैं यूं कहूं कि इस समय इसका जो टाइम t है, ऐसे सिंपली ऐसे समझते रहिए आप। ये आ गया 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, इसकी वेलोसिटी हो गई 4, अब 5 मीटर पर सेकंड। अब आप देखें कि जब एक मास वही है 1 किलोग्राम, सेम मास की वेलोसिटी यदि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाए, तो उसके लिए जितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा वही 1 न्यूटन है, राइट। सो 1 न्यूटन इज नाउ देन इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम
meter per second square. So you can write it like this. So now we'll go for the and about the CGS system. It is measured in dyne. Then when force is in dyne, then mass of the object is in grams, and the acceleration is centimeter per second square. So you can do it at your own. इसके बाद हम करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला की हमने चर्चा आपके साथ की थी कि आपके पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, इसको हमने मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखना है. तो आप देखिए डायमेंशनल फार्मूला, पहले हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेते हैं. F इजिकल टू ma. तो मास को तो आप सीधा कैपिटल M लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है L(t-1) और टाइम का t. तो आप यहाँ लिख दीजिए L(t-1) और यहाँ t आ जाएगा. सो ये आपके पास आ जाएगा m एंड दिस इज L एंड t-1 और t ऊपर जाएगा -1. सो इट विल बिकम mL(t-2). सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. अब हम इसको इस चर्चा को लेकर आगे चलते हैं. k इजिकल टू 1, राइट. सो अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. उदाहरण के लिए यदि मान लो कि आपकी बॉडी ऐसे चलती है, जैसे हमने आपको 1 न्यूटन का उदाहरण दिया. यदि ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ एक कोई बॉल है जिसका मास m है. उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है कोई u मीटर पर सेकेंड. हम बात वेरिएबल्स में ही करते हैं. ये पॉइंट आ गया A. थोड़े टाइम के बाद ये बॉल लुढ़कती लुढ़कती इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, B पॉइंट के ऊपर. पर आप ये देखते हैं जब दोबारा आप उसको देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी फिर उतनी की उतनी होती है. यदि आपने पहले इसको u मीटर पर सेकेंड लिया है तो दोबारा फिर आपने u मीटर पर सेकेंड ही लिया है, क्योंकि इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं. इसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की है. इसका मतलब ये बॉल जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है. देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी. अब यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा. देन देयर इज़ नो एक्सेलरेशन एट ऑल. और आप भर दीजिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F इजिकल टू मास और इसका एक्सेलरेशन 0 है. इसका मतलब कोई फोर्स नहीं चाहिए. तो जब एक बॉडी में उसकी वेलोसिटी नहीं बदले तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है. इसका मतलब उस वेलोसिटी को चलने, उस बॉडी को चलने में कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं होती. चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. आगे हम इस पार्ट को इस तरीके से डिस्कस करेंगे. यदि फॉर एग्जांपल आप एक बॉडी को मूव करा रहे हैं, इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और ये कोई एक ब्लॉक हम फिर दोबारा वैसे ही कंसिडर करते हैं. दिस इज़ वन ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज़ ऑफ सर्टेन मास m. This block is of certain mass m and you are applying the force at this point. आप इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं F, राइट. पर आपका जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. योर ब्लॉक इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स का जो कंपोनेंट है, द होल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जाएगा, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ F. अभी F की वजह से नहीं जा रहा है. It is because of the x component of the force. This is f cos theta, right? And this component is f sin theta, right? So इसका मतलब क्या है? Only f cos theta component is responsible for the motion of the object from A to B. But f sin theta component will not play any role. f sin theta जो component है वो इसमें, इसके मोशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा. इसकी चर्चा आगे वाले आर्टिकल्स में भी जारी रहेगी. इसको आपको इतना समझना है. सो इसका मतलब ये है कि यदि आपका जो फोर्स है इस तरीके से एक प्लेन में, स्पेस में आप लगाते हैं और उसके जो अपने कंपोनेंट हो जाएंगे, देन फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू
इट्स कंपोनेंट, तो उसका जो x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलेरेशन अलोंग x डायरेक्शन, फोर्स अलोंग बाय डायरेक्शन इज मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलेरेशन अलोंग बाय डायरेक्शन, force along z direction is equal to mass scalar quantity acceleration along z direction, right? So you can write it like this. So this is what we have to discuss, uh, this part related to the force. Now we will move for the further discussion. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जब हम ऐसा लिखते हैं कि F इज इक्वल टू, मैंने एम ए लिख दिया, इफ़ आई विल राइट F इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि इस टाइम ये फोर्स किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया ऐसे, ये कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास m है और आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, राइट? एंड इट इज़ नाउ एक्सेलरेटिंग, इट इज़ एक्सेलरेटिंग in forward direction from point A to some point B, right? It is accelerating from point A to some point B. It's the same mass, but ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और ये जो एक्सेलरेशन है वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है। ये अपने जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो आपको समझना है कि इस फोर्स का और एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है। यही मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट एंड इज द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिंगल ऑब्जेक्ट। बट ये जो समस्या है फोर्स की, फोर्स का जो कंसेप्ट है, कई बार हम एक रिजिड बॉडी के ऊपर लगाते हैं। अब पहले आप रिजिड बॉडी को समझ लीजिए, वैसे तो हम इसको एक पूरा चैप्टर है उसमें इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब होता है विच कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिनका डिस्टेंस एक दूसरे के से फिक्स रहता है। अब यदि फॉर एग्जांपल यहाँ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और जिन सभी के मासेस हैं अपने m1 m2 m3 लाइक दैट, सो यदि आप रिजिड बॉडी का एग्जांपल लेते हैं और आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, देन दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट? देन आपको क्या कंसिडर किया जाएगा? देन दिस इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. So in case of the rigid body, when it acts to a system of particle, in that case F refers to the total external force on the system. अब ये क्या है? अब ये F क्या है? External force on the system. अब ये सिंगल पार्टिकल का फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट? ये समझना है। और एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ये सारी बॉडी का एक्सेलरेशन आएगा, अब एक पार्टिकल का नहीं आएगा। जब रिजिड बॉडी के केस में एक्सेलरेशन इज नाउ द एक्सेलरेशन इज ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज ए होल। मैं ये सिंपल बात कहूँ, इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप इसको कह सकते हैं। इसका कंसेप्ट आप आगे सीखेंगे। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? इसके बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब हम इस कंसेप्ट को आगे फर्दर लेके चलते हैं। एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने और समझनी है कि फॉर ये आप डायग्राम देख रहे हैं एंड दिस डायग्राम इज द डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। आप ये वीडियो देखने के बाद हमेशा एनसीईआरटी की बुक को खोलें और उसमें से फिर कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यदि कोई चीज़ बच गई हो तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आप देख रहे हो कि कोई एक यहाँ व्यक्ति है जो ट्रेन में खड़ा है और वो एक बॉल को फेंकता है। बॉल को फेंकता है तो उसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें लोकेशन है, इसके अलग अलग जो पॉइंट पर जो बॉल की लोकेशन है, इसमें जितना एक्सेलरेशन इस पॉइंट का है, इसका है, ये प्रीवियस हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता। पार्टिकल एट पर्टिकुलर टाइम में कहाँ है उसका एक्सेलरेशन वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। इसका पिछले वाली पोजीशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं इसको कॉमनली ऐसे लिखूँगा कि acceleration here and now is determined by the force here and now. Acceleration determined here and now. Here and now, जिस पॉइंट के ऊपर आपने एक्सेलरेशन निकाला है is determined, acceleration determined here and now is determined by the force is determined by
द फोर्स हेयर एंड नाउ। इसमें हैंड राइटिंग की कुछ समस्या आती है, तो स्लिप करता है पेन, तो इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। कोशिश करें जो मैंने बोला है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हेयर एंड नाउ, सो नॉट एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, नॉट ऑन द history of motion of the particle. Right? So this is all about this conclusion कि हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, जहाँ वो लोकेटेड है, ये देखिए लोकेशन पर डिपेंड करेगा, वहीं से उसका जो है एक्सेलरेशन डिटर्मिन किया जाएगा। सिंपल सी बात आप समझ लें, जैसे एक बॉल फेंकी है तो वैसे ऐसे गिरती गिरती वो नीचे आएगी, ऐसे फिर गिरेगी, ऐसे नीचे गिर जाएगी। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ आप उसको दिखता है वहीं आप उसका सेपरेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं, इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि यहाँ जब एक्सेलरेशन था तो इतना था तो यहाँ इतना ही होगा, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस लोकेशन पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब हमने जो पढ़ा सीखा उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो हमने सीखा अब उसके बेस के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़ें, और सवाल को पढ़ने के साथ जो कुछ भी आपके पास गिवन है उसको आप लिखते चले जाएं। एक बुलेट है जिसका मास जो है, ये देखिए मास ऑफ द बुलेट m इज इक्वल टू 0.04 किलोग्राम। साथ में देख लीजिए मास SI यूनिट्स में है, डोंट वरी। मूविंग विद स्पीड, वो मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो 90 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड SI यूनिट है वेलोसिटी का, तो हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक वुडन ब्लॉक में वो एंटर कर रहा है और कुछ देर के बाद वो रुक जाता है, और रुकने का जो दूरी है ये 60 सेंटीमीटर। अब ये CGS यूनिट में है, तो इसके मतलब आपको जो C का पार्ट है इसकी जगह इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी 60। तो C की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻²। अब मीटर जो है वो डिस्टेंस के यूनिट हो जाएंगे, लेंथ के यूनिट हो जाएंगे। आपसे पूछा कि व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, इसको यहाँ तक रोकने में कितना रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। ओके, इसके लिए हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग द रिलेशन। इसके लिए हम एक रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो रिलेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। रिलेशन आपको ये बता रहा है कि ये रिलेशन है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना है और कितने दूर गई है। आपको यहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में पुट कर देना है कि यदि आपकी बॉडी जो है कुछ समय के बाद रुक गई है, रुकने का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुए है, तो मैं लिख देता हूँ हियर कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी है वो है 90 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पार्ट है 90 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ये आपको पता नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है जितनी देर के बाद वो रुक जाती है वो 60 क्रॉस 10⁻² मीटर। अब देखिए प्रॉब्लम बड़ी आसान बन गई। ये वाला पार्ट आपको जो निकालना है उसको आप आइसोलेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए, इसके साथ के बाकी पैरामीटर परे ले जाइए। आपका जो इक्वेशन बन गया वो रह गया -u² इज इक्वल टू 2as। ये पहला स्टेप। अब यहाँ से आपको चाहिए एक्सेलरेशन, राइट। सो आप एक्सेलरेशन को निकालिए, एक्सेलरेशन होगा -u² अपॉन 2s। अब भर दीजिए, ये है नेगेटिव साइन हो गया, और आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 90 क्रॉस 90 अपॉन 2 क्रॉस एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 60 क्रॉस 10⁻², राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा नेगेटिव ऑफ -6750 मीटर पर सेकेंड के। सो बेसिकली इसे डिसेलरेशन, डिसेलरेशन बाय बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्टॉप। सो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है वी कॉल इट डिसेलरेशन। सो यदि आपको एक्सेलरेशन का नॉलेज हो जाता है तो एक्सेलरेशन को यदि हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये उसकी एप्लीकेशन होगी। अब आपको लॉ भी समझ आ गया और उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन,
F is equal to ma. So mass of the object is 0.04 kilogram and deceleration is minus 6750 meter per second square. So this retarding force as it is negative, इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, और इसको हम सॉल्व करेंगे, then it is equal to 270 Newton. So negative sign shows that this force is useful in stopping the object. This is called resistive force. And so ये रेजिस्टिव फोर्स होगा जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो ब्लॉक पे रुक जाएगा, और इसके लिए मैग्नीट्यूड की बात करें देन इट इज इक्वल टू ओनली 270 न्यूटन. फिर आपको लिखना पड़ेगा कि क्या रेजिस्टिव फोर्स है. सो द एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स की यदि हम बात करें तो ये आपके पास आंसर है. और रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट मे नॉट बी यूनिफॉर्म, ये जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ही रहे. सो ये एवरेज रेजिस्टिव फोर्स होगा. So not necessarily this is the actual resistive force, because so many other parameters we have not taken into account, right? So next is the example 5.3. अब हम इसके बारे में बात करते हैं. This is very very interesting problem for you to understand. यह है motion of the particle of mass m. कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके मोशन की इक्वेशन दी हुई है, आपको फोर्स निकालना है. So equation of motion is by is equal to ut plus this is 1 by 2 gt square. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ. आपसे पूछा है कि फोर्स निकालना है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, और इसको मैं फर्स्ट टाइम यदि डेरिवेटिव करता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग equation number 1 with respect to t, we have, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, आपके पास आ जाएगा d बाई अपॉन डी टी. अब आप इस पार्ट का डेरिवेटिव ले लीजिए, d अपॉन डी टी. जो ऑपरेशन आपको आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में करना है. ये मैथमेटिक्स के लॉ होते हैं, राइट. तो ये आपके पास आ जाएगा d बाई अपॉन डी टी. ये d बाई अपॉन डी टी वेलोसिटी हो जाएगा, और ये आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ यू टी प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 1 बाई 2 जी टी स्क्वायर. ओके, सो दिस पार्ट इज नाउ वेलोसिटी. यहाँ u जो है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, और टाइम का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 1. सो ये आ जाएगा आपके पास डी यू, it is only u, it is only u. This is only u, this part is only u, this is only u, and प्लस आप g बाई 2 यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, और टी स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2t हो जाएगा. 2 के साथ 2 कैंसिल, v इज इक्वल टू u प्लस g इंटू टी हो जाएगा. ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं. पर आपको यदि एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है. और एक्सेलरेशन आएगा यदि वेलोसिटी को दोबारा फिर से आप डेरिवेटिव करते हैं, तो आप ऐसा करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे. इसमें आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ दिस इज u प्लस जी टी, राइट. सो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन, एंड दिस पार्ट, नाउ दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा. 0 प्लस g को आप बाहर निकाल लीजिए, और टाइम का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा इंटू 1. डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1. सो नाउ हियर a इज इक्वल टू g. अब एक्सेलरेशन का आपको नॉलेज हो गया. अब यदि जब आपको एक्सेलरेशन का पता चल जाए तो आप मास से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाता है. सो वी कैन से दैट द फोर्स इज देन गिवन बाय
then force is given by, force क्या होगा according to Newton's second law of motion, force is equal to F is equal to ma. So m a की जगह आप g पुट कर सकते हैं आप, because a is equal to g. Okay, so this is all about this problem, and then we will discuss in the next video, we will discuss about the impulse. So till then, goodbye.